इमरान खान साहब जी। अगर वो 4 या 5 लोग हैं तो इस वक्त फौरी तौर पे सूट करता है इमरान खान साहब को कि वो यहां से असेंबलियां तोड़वा दें तीनों और इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन वहां प्रॉब्लम ये पैदा होता है कि इलेक्शन किसके अंडर होगा। देखिए अभी ये सोचने का वक्त है सबका, सारे पॉलिटिशियंस भी सोच रहे हैं, इमरान बनी गाला में भी डिस्कशन हो रहा है, जो पीडीएम की क़यादत है वो भी सोच रही है, पीपल्स पार्टी भी सोच रही, सब सोच रहे हैं कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होना है। कुछ होना तो है ना कल, क्योंकि कल पीडीएम का इजलास है। जी। आज जो एक जारहाना तकरीर उन्होंने की उसमें किसी, कल हमजा शहबाज के जो फैसला आया उनके खिलाफ, उसके बाद कोई एहतजाज नहीं हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। एक होता है मुस्लिम लीग नून एहतजाज करे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब बुनियादी तौर पे मरीम नवाज साहबा उसको देख रही है। मरीम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब इस हुकूमती सेटअप का ना वो बनना चाहते थे, ना वो हिस्सा हैं, ना उनके लिए कोई बात हुई है, और वो वापस भी आना चाहते हैं। वो इंतखाबात भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं वापस आऊं, पाकिस्तान वापस आऊं। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जरा शरीके गुफ्तगू करते हैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जस्टिस साहब जरा सियासत पे बात, थोड़ी सी मुमकिनात पे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उस पर बात करें, लेकिन दो आपसे मैं कानूनी तौर पे दो बातें पूछना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि गवर्नर राज जो है, ये गवर्नर रूल कैसे लगता है, क्या इसको लगा सकते हैं वजीर दाखिला? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73 कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुरानी चीजें थी जी, वो अब नहीं रही, और खासतौर से 18th अमेंडमेंट के बाद ये सिर्फ प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 232, 233, 234 और फिर एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है 235। ये सारे जो डील करते हैं 232 से लेके 235 तक, ये इमरजेंसी से डील करते हैं, और 235 जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी से डील करती है, और 234 जो है वो प्रोविंस में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए उससे डील करती है। तो ये हमारे सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा, गवर्नर रूल भी इसी में आता है? जी, ये 234 के अंदर गवर्नर रूल तो नहीं कह सकते आप उनको, जो तरीका जो कहा जाता है जिसमें ये इस तरह से लिखा हुआ है, 234 में लिखा हुआ है कि अगर प्रोविंस के हालात जो हैं वो सही नहीं है, डिस्टर्बेंस है, कुछ है, और प्रेसिडेंट इस नतीजे में पहुंचता है कि वो वहां पे काम नहीं चल सकता, तो फिर वो गवर्नर के थ्रू वो ऑर्डर दे सकता है और गवर्नर उसको चला सकता है। ये लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि प्रोविंशियल असेंबली की एक रेजोल्यूशन होनी चाहिए, और अगर प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन नहीं होती तो फिर दोनों हाउसेज जो हैं, यानी पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट, उनकी तरफ से कोई रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए। ये उसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो और वो अगर करते भी हैं इमरजेंसी तो वो 2 महीने के लिए करते हैं, अनलेस एक्सटेंडेड बाय द नेशनल असेंबली एंड द हाउस। अच्छा, तो यानी पंजाब में तो देखिए ना, गवर्नर मुस्लिम लीग नून के हैं, तो वो क्यों लगाएंगे, यानी वो यानी सदर उनसे कहें तो वो तो फिर कह सकते हैं, लेकिन वो फिर वहां की असेंबली उसको इंडोर्स कैसे करेगी, ये एक सवाल है। तो मुश्किल है, अगर मुस्लिम लीग नून के गवर्नर भी सदर को सजेस्ट करें तो फिर भी पंजाब असेंबली क्यों करारदाद मंजूर करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। तो फिर वो नेशनल असेंबली और सेनेट के पास जाना पड़ेगा उनको, अगर अच्छा, उनकी तरफ से रेजोल्यूशन। मुझे ये बताएं आप, जज साहब के जो सदर के पास इमरजेंसी लगाने का इख्तियार है, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे आर्टिकल 233 जी, इसमें सदर इमरजेंसी मुल्क में डिक्लेयर कर सकते हैं वजीर आजम के मशवरे के बगैर। ये क्या आर्टिकल है? नहीं, वो है, वो ये कहते हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फौरन इस मैटर को दोनों हाउसेस के सामने पुटअप करना पड़ता है। ठीक है। वो खुद नहीं कर सकते, उनको या तो उनकी एडवाइस हो प्राइम मिनिस्टर की, वो अगर एडवाइस नहीं है, वो खुद अपनी तरफ से अगर करते हैं कोई चीज, तो फिर उसके बाद उनको फिर ये पुटअप करना पड़ता है नेशनल असेंबली और सेनेट के सामने। अच्छा, अप्रूवल लेनी पड़ती है। अच्छा, उन्होंने अगर वो भी 2 महीने के लिए, वो भी 2 महीने के लिए। अच्छा, इमरजेंसी अगर उन्होंने लगाई किसी मामले पे और उसके बाद असेंबली नहीं है तो फिर? नहीं, असेंबली तो है, असेंबली तो रहेगी। नहीं, किसी वजह से असेंबली ऊपर नीचे हो जाए तो फिर क्या इन कहता है इस बारे में? नहीं, फिर तो वो यकीनन, अगर असेंबली नहीं है तो फिर तो वो अगर एक दफा उन्होंने लगा दिया तो उसके बाद फिर जो भी असेंबली बाद में आएगी उसके सामने उनको पुटअप करना पड़ेगा।
यानी जब भी अगली असेंबली आएगी तो वो, अच्छा, तो ये एक बड़ा, अच्छा, इसमें आइन खामोश है यानी इस आर्टिकल के ऊपर कि इसकी क्या मुद्दत हो सकती है? हाँ, मुद्दत अगर असेंबली नहीं है तो 2 महीने मैक्सिमम। नहीं, लेकिन असेंबली नहीं है तो फिर नहीं, असेंबली तो नहीं होने का तो बात हो ही नहीं सकती ना, ये तो एक नहीं, फर्ज करें असेंबली टूट जाए, मैं आपसे बात कह रहा हूं ना, तो अगर असेंबली टूट जाए तो उसके बाद फौरन 4 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। 4 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो आके असेंबली को इंडोर्स करेगी। जी ठीक है, लेकिन इवेंचुअल एंडोर्समेंट जरूरी है। ठीक है, तो वो असेंबली से ही करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और इसमें वजीर आजम का मशवरा जरूरी नहीं है? नहीं, अच्छा, वजीर आजम का जो आर्टिकल 48 है जिसके तहत प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, वो उसमें यहाँ पे तो उसकी जरूरत नहीं, वहां पे प्रेसिडेंट खुद कर सकता है अगर वो इस नतीजे में पहुंचता है, लेकिन बाद में फिर उसको, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं यही बात पूछ रहा था आपसे कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर ऐसी है जिसमें वो वजीर आजम के मशवरे के मोहताज नहीं है, और वो ये आर्टिकल मुझे खटक रहा है कि ये कैसे आर्टिकल में इतनी पावर कैसे है प्रेसिडेंट के पास कि वो वजीर आजम के मशवरे के बगैर। वो तो है ना कि जब वो उस सूरत में जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मुल्क की बिल्कुल खत्म हो जाए और मुल्क बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा हो, तो फिर वो प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी गई हैं, बट दैट हैज टू बी देन एंडोर्स्ड बाय द नेशनल असेंबली एंड सेनेट लेटर ऑन। ठीक है, थैंक यू, बनती है। बहुत शुक्रिया जी साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, पार्लिमानी निजाम में भी ये अथॉरिटी मौजूद है, इतनी फ्लूइड सूरत हाल है ना, ये नुक्ता जो है ना, ये एक जो आर्टिकल है, ये ऐसा आर्टिकल है जिसमें वजीर आजम की मुशावरत के बगैर प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं, और वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, और अगर फर्ज करें इस दौरान हाउसेज गिर जाएं किसी वजह से, तो फिर अगली असेंबली आके उसको इंडोर्स करेगी। यानी ये एक बड़ी, और इसमें बुनियादी हकूक और ये सारे तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जो मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा ख्याल था 18वीं तरमीम में इस आर्टिकल को खत्म कर दिया है, लेकिन 18वीं तरमीम में इस आर्टिकल को नहीं छेड़ा गया, और क्यों नहीं छेड़ा, उस वक्त क्या वजह थी मैं नहीं जानता, लेकिन ये आर्टिकल मौजूद है जो सदर को बड़ी पावर्स देता है। एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में हम कहते हैं ना सदर के पास पावर्स नहीं, सदर के बहुत पावर्स हैं। अच्छा, मैं उसमें 2-3 बातें, पहली बात तो ये है, मैं इसी को कंटिन्यू लेके करूं, जो बात शहबाज शरीफ साहब ने आज की है, ये वो बात है जो पिछले 6 महीने से गालिबन, या 4 महीने से या 5 महीने, जब से हुकूमत इनकी या सेटअप अरेंजमेंट आई है, तो मैं इस सवाल को बार बार उठा रहा हूं कि क्या बुनियादी शराइत हैं। मैंने यहां तक एक दिन कह दिया कि नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ रहे, उनकी अब तकरीर तक नहीं टेलीकास्ट हो पा रही। आपने चले कल वो परवेज अली साहब की तो रुकवा दी, तो नवाज शरीफ साहब की क्यों रुकी हुई है, ये बताएं ना। इशू ये है सारा कि कुछ मामलात जो हैं वो आपको पहले आप तय करते हैं, ठीक है, आप तय करते हैं, मुक्तदर हलकों से कह लें, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत ऐसे थोड़ी अवाम में बन जाती है किसी मुल्क में, आप पहले तय होते हैं मामलात कि कैसे चलेगा, क्या होगा, कहां जाना है, क्या। अब इसमें इशू ये है, और सारे सियासतदान हमारे जो हैं वो बेबी बूम, हमारी जो क़यादत है वो बेबी बूमर है, मतलब इसको बड़ा अच्छे, मतलब हमारे, मतलब बेबी बूमर नस्ल जो है वो है, जो मेजॉरिटी जो कहा जाता है कि वो 1964 से पहले जिनकी पैदाइश, वो बेबी बूमर्स हैं। बेबी बूमर की सलाही थी जब ये दूसरी जंग अज़ीम खत्म हुई, तो उसके बाद एक दौर आया जो बिल्कुल पैसा निकला, मुल्कों ने कहा जंगें नहीं करेंगे, आपस में मुआहदे हो रहे हैं, यूनाइटेड नेशन फलाना डिमाकना, पैसा, ये वो, जर्मनी बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, आज़ादी मिल रही है मुल्कों को। तो बेबी बूमर मतलब उस वक्त जो है वो आप अगर उस वक्त देखें तो लोगों के अपने बड़ों से पूछें तो बहुत सारे कजन्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी खालाएं, मामू आगे बहुत से उनके तो वो बेबी बूमर का एक दौर था, वो 1964 से पहले था, ठीक है। और 1964 के बाद जो है वो फिर जनरेशन एक्स आती है। जनरेशन एक्स वो है जो कि दरमियान में फंस गई बीच में, कि वो बेबी बूमर भी नहीं है वो, क्योंकि वो जब जवान हुए, जब बड़े हुए, तो उस वक्त ऐसी सूरत हाल आ गई कि वो बेबी बूमर नहीं है। जो 1964 के बाद नस्ल आपको ज़्यादा लोग नज़र आते हैं वो बेबी बूमर्स नहीं है, लेकिन उससे पहले बेबी बूमर है। कितने बच्चे हैं जी? 14 बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, 12 कजन्स हैं, 10 ही हैं, मतलब है कि इस तरह वो बेबी बूमर। अच्छा, अब वो जो हमारी नस्ल है, हमारी जो पाकिस्तान की क़यादत है, ये एक्सपीरियंस्ड है और बड़ी ज़बरदस्त है, और ये जब हुकूमत में आए, हुकूमत में ऐसे नहीं आते, हुकूमत में आने का तरीका होता है, ये ऐसे नहीं कि अचानक हुआ तो ये पब्लिक को सुनाए ना बातें। हुकूमत बनती है, कोई उसको कोई फ्रेमवर्क, कुछ मामला तय होते हैं, ठीक है।
मसला यह है कि पीडीएम की जो क़यादत, और ख़ासतौर पे जो हुकूमत है, हुकूमत पीडीएम की क़यादत, हुकूमत को भी ले लें, लेकिन तजर्बाकार शहबाज शरीफ साहब, मैंने कहा ना तमाम हमारी क़यादत, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब 1985 से हैं सियासत में। अच्छा, उसके बाद जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं 1985 से हैं, ठीक है, सूबाई असेंबली, और सूबाई असेंबली के बाद अच्छा ये भी सूबाई असेंबली से, नवाज शरीफ साहब भी सूबाई असेंबली में है ना, वज़ीर आला पंजाब बने। वज़ीर आला पंजाब जब बने तो इनकी काबीना में, नवाज शरीफ साहब की काबीना में जो चंद अहम वज़रा थे उनमें से शाह महमूद कुरैशी थे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून में थे, ठीक है। और उसके बाद 1901 दफ़ा, फिर 90 में भी, फिर 93 में वो पीपल्स पार्टी में आए। तो ये 85 से, शेख रशीद साहब भी 1985 से, उससे पहले हालांकि वो स्टूडेंट लाइफ में और वैसे फाल रहे, लेकिन जो प्रॉपर ये गैर जमाती इंतखाबात हुए तो उसके नतीजे में 1985 की काबीना मौजूद है। 1973 की तो नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है ना, 1977 के भी बहुत कम लोग हैं, लेकिन 85 की काबीना है सारी जो अभी तक बैठी है, अभी तक, यानी पावर है जिनके पास, या उनके बच्चे हैं। इसी तरह से इमरान खान साहब सियासत में देर से आए, लेकिन जाहिर है कि 80 की दहाई में वो एक बहुत बड़ा दुनिया में नाम उनका, और 90 की दहाई में भी क्रिकेट के हवाले से। इसी तरह से जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के जो वालिद हैं वो मगरबी पाकिस्तान के असेंबली में, वो पुराने अयूब खान दौर में, और वो मुस्लिम लीग की प्रॉपर, और उसके बाद वो मस्जिद शूरा जब बनी तो उसके चेयरमैन भी रहे, और फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, यानी एक सियासी ख़ानदान में उन्होंने, ख्वाजा साहब तो 90 में आए, गालिबा 90 की दहाई में आए, लेकिन उनका ख़ानदान एक सियासी ख़ानदान। एहसन इकबाल साहब की वालदा इंतहाई ज़बरदस्त खातून आपा निसार फातिमा, वो भी 1985 की असेंबली में थी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ये सारी क़यादत है, जरदारी साहब की जो है वो 87 में जरदारी साहब पहले सियासत में आ गए थे, लेकिन वो इतना उनकी सियासत नहीं चली, वो बहरहाल वो 87 में उनकी शादी हुई बीबी से, तो उसके बाद से वो एक्टिव आपको नज़र आते हैं बहुत ज़्यादा। मैं जो कहना चाहूँ, चौधरी शुजात साहब 85 की असेंबली, परवेज इलाही साहब 85 की असेंबली, सूबाई असेंबली, ठीक है, ये सारी सब जो हैं ये 1950। अब यहां पर जो हुकूमत बनती है, यहां पे जो हुकूमत, परवेज हटक साहब 1981 से मेरा ख्याल है, और फिर उसके बाद 85 में भी, आगे भी 80 की दहाई से एक्टिव सियासतदान है जो कि इस वक्त मौजूद हैं, तजर्बा भी है। हुकूमत कैसे बनती है ये इस तरह से पहले आपने तय नहीं किया। अब आप कह रहे हैं कि हमें तो 40-45 सालों में इस्टेब्लिशमेंट से सच्चा प्यार नहीं मिला। मतलब अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं ना आप। मतलब एक ऐसी कोई बात ढंग की करें, कोई ये बताएं सीधी सी बात कि भाई आप जो हैं वो, यानी नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले में आपने क्या बताया। देखिए जूम वगैरह पे, इस पे उस पे, व्हाट्सएप पे बात करना मुश्किल हो जाता है। खुदा जाने इन्होंने क्या बताया नवाज शरीफ साहब को, जाते थे आते थे लोग, कोई ना कोई मामला तो एयाज सादिक साहब थे, तो पहले तो ये बताएं कि किन शराइत पे तय हुआ। अगर आपको अब कह रहे हैं कि हमें अदारे हमारे में रोक दिया जाता है, हमें हाथ बांध दिया जाता है, अगर हाथ पैर बांध दिया जाता है तो आप निकल जाएं गवर्नमेंट से भी नहीं जाना। कि वजह क्या है उसकी? खिदमत करनी है, अवाम की खिदमत। उधर वो डूब गया, वो डॉलर पे, अब तो सर लोगों ने पकड़ लिया है, वो डॉलर गायब हो गया है, रुपया पता नहीं कहाँ हो गया है। और वो मतलब है कि 3 रुपए 4 रुपए, पैसों में नहीं, 3 रुपए 4 रुपए रोज का, ये अब लोगों ने बात करना छोड़ दी है कि अब वो दुनिया को क्या तासुर जाएगा कि भाई क्या क्या हालात डेवलप हो रहे हैं। इतना बड़ा माशी बहरान आ गया। और फिर IMF ने डिले कर दिया, IMF ने फिर डिले किया हुआ है, पैसा नहीं दे रहे वो भी। अब उन्होंने कहा कि वो जरा अरब ममालिक से पहले बात करें। अरब ममालिक कह रहे हैं कि हम बात क्या करेंगे, पहले हम आपके साथ खरीदेंगे, यानी पैसे हम आपको उस वक्त देंगे जब हम आपके हिसाब से खरीद लेंगे या बोर्ड के अंदर मेंबर्स होंगे। उसके बाद जब वो सारा अमल हो जाएगा तो फिर IMF पैसा देगी। ये कहां से, ये कब होगा?